मैं हूं आपका होस्ट इरशाद शेख। आज हम बात करेंगे तीन अहम मौज़ूआत पर। सबसे पहला इशू तो ये है, इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद सरकारी अफसरान के तबादलों का क्या जवाब रह जाता है। दूसरा इशू ये है कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी, जबकि उन्होंने तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी और तौबा भी कर ली। इसके बाद उनकी गिरफ़्तारी से किसको क्या पैगाम दिया जा रहा है। तीसरा इशू है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा अपने बुनियादी हदफ की बजाय चंद ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अदारा क्यों बन गई है। इलेक्शन के ऐलान के बाद सरकारी इदारों में अफसरान के तबादलों पर कानूनी पाबंदी आयद हो जाती है। सिर्फ तबादलों की एक गुंजाइश मौजूद होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेकर तबादले किए जा सकें। माजी पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर तबादलों को की गुंजाइश को हमारे सरकारी महकमे और सियासी कुव्वतें और पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल हाल ही में वफाकी वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात की जानिब से इलेक्शन कमीशन से जिन अफसरान के तबादलों के लिए इजाज़त मांगी गई है, उन पर पड़ने वाला वाबेला है। इंतखाबात की डेट अनाउंस होने के बाद सरकारी इदारों में अफसरान और मुलाज़मीन के तबादलों पर पाबंदी लगाने का अक्सर मकसद तो ये होता है कि इलेक्शन में जो शफाफियत है वो किसी तरह मुतासर ना हो सके। वरना अमूमन बाअसर सियासतदान इस तरह करते हैं कि वो अपने मनपसंद अफसरान के तबादले अपने इलाकों में करवा के अपने मतलब के नताइज हासिल कर लेते हैं। पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं वो भी इसी तरह इसे एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अफसरान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब मकामात पर तैनात करवा लेती हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन रही है। माज़ी पे हम नज़र दौड़ाएँ तो ये ऐसा सिलसिला है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है, उसके बाद सरकारी अफसरान के तबादलों का एक ऐसा रेला आता है जो इलेक्शन की शफाफियत को मुतासर करता है और उसे मशकूक बना देता है। इसकी हालिया मिसाल हम देखें तो हमें मालूम होगा कि वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात ने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर अपने अफसरात के तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से जो इजाज़त मांगी है वो क्यों मांगी है और क्यों इसी महकमे के अंदर से इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं और साबका जो सेक्रेटरीज़ हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं और इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि जब इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान हो चुका है उसके बाद इतने बड़ी तादाद में या मखसूस अफसरान के तबादलों की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर इंतहाई ज़रूरी है कि किसी अफसर के किसी पोस्ट पर ना होने की वजह से काम इतना मुतासिर हो रहा है कि वहाँ काम नहीं हो सकता, एक आधा तबादला ऐसा हो सकता है, लेकिन मनपसंद तबादले एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर कराना कोई मुनासिब नहीं है। हाँ, इसकी एक कानूनी गुंजाइश ये भी मौजूद है कि जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद तबादले नहीं होने चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें और इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दें जिसमें ये बताएँ कि ये तबादले क्यों मशकूक हैं, इन तबादलों का असल में मकसद क्या है, ताकि इलेक्शन कमीशन उन तबादलों की इजाज़त ना दे। ये तो है एक वो मसला जो पाकिस्तान में हर इलेक्शन के वक्त पेश आता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, जिस तरह अदालतें आइन और कानून की तरफ की अमलदारी की तरफ बढ़ रही हैं, इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि
तो वो इस बात का ख्याल रखे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर तबादलों की गुंजाइश को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल न किया जा सके। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी इस वक्त क्यों कर हुई, और क्या ये किसी को पैगाम दिया जा रहा है, क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी पीटीआई का इम्तहान ख़त्म नहीं हुआ, जो लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं अभी भी वो किसी न किसी केस में मतलूब हैं और उन्हें किसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, लिहाजा उन्हें मोहतात रहना चाहिए। या यूँ है कि ये आम लोगों को बताया जा रहा है कि आईपीपी के पीछे किसी नादीदा क़ुव्वत का हाथ नहीं है। जो लोग पीटीआई को छोड़कर आईपीपी में शरीक हुए हैं और वो ये समझते हैं कि आईपीपी में आने के बाद उन्हें पनाह मिल गई है और उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या ये उन्हें बताया जा रहा है? उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि आईपीपी में आने से भी उनकी खुलासी नहीं होगी। इसके आईपीपी की सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि आईपीपी उन लोगों की पनाहगाह बन गई है जिनकी सियासत की बुनियाद सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करने पर है, और ये ऐसे लोगों का एक गिरोह बन गई है जिनकी सियासत का आगाज़ साबिक़ आमर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में हुआ है। इनके ताने बाने जाके आमरीत से मिलते हैं। अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने तकरीबन तमाम सियासी जमातों में शिरकत के मज़े लूट लिए हैं, इक़्तिदार के मज़े लूट लिए हैं और अब पीटीआई छोड़ के आईपीपी में आ गई हैं। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी से इस पर गहरे असरात मुरतब होंगे और ये लोग ख़ुद को गैर महफूज समझेंगे। ये किसी वक्त ये लोग, इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जिन पर किसी न किसी सूरत मुकदमात हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। क्या ये बात फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी पर ख़त्म हो जाएगी या ये सिलसिला मज़ीद आगे चलेगा और आईपीपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तीसरा हमारा इंतहाई अहम इशू है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 1945 में इसी मकसद के लिए आया था कि जो तबाही जंगों की सूरत में दुनिया में उतरती है उसको रोका जा सके। इससे कबल लीग ऑफ नेशंस थी जो ये हदफ हासिल करने में नाकाम रही थी, जिसके बाद यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पड़ी और जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ एक ही है कि दुनिया में 2 ममालिक या दीगर ममालिक के दरमियान होने वाली जंगों को रोका जा सके और उनके मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए किया जा सके। लेकिन हम अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ पर नज़र डालें तो 1945 से लेकर अब तक 250 से ज़ायद जंगें दुनिया में हो चुकी, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानी जानें जा चुकी हैं। अब हम अगर सूरत-ए-हाल को देखें तो गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसमें भी बड़ी तादाद में जानों का ज़िया हो रहा है। हम अगर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की तरफ देखें तो हमें यूँ मालूम होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा अक़वाम आलम का अदारा नहीं है, बल्कि ये यूँ महसूस होता है कि अमेरिका समेत चंद यूरोपीय ममालिक के मफादात और उनकी ख्वाहिशात को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला एक अदारा है। जहाँ जहाँ उन लोगों के मफादात टकराते हैं वहाँ वहाँ जो है अक़वाम मुत्तहिदा उनकी हमायत में मैदान में नज़र आती है, और जहाँ उनके मफादात नहीं होते वहाँ हमें अक़वाम मुत्तहिदा हर शोबे में नाकाम नज़र आती है। इसी तरह अब आप देख लें कि इसराइल ने गज़ा में जो तबाही उतारी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा उसमें कोई किरदार अदा नहीं कर पा रही। अमेरिका खुल्लम खुला इसराइल की हमायत करते हुए उसके बेईमाना इक़दामात को जायज़ करार दे रहा है। दुनिया भर में
इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, इस जंग बंदी के मुतालबात किए जा रहे हैं, इसराइल के इक़दामात को मुस्तरद किया जा रहा है और फ़लस्तीन की हमायत में आवाज़ उठाई जा रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के शहरों में, रियासतों में यही आवाज़ उठ रही है, यही एक मुतालबा सामने आ रहा है कि फ़लस्तीन में जंग बंदी की जाए, गज़ा में मुसलमानों के कत्ले-आम को रोका जाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा कोई ऐसा इक़दाम उठाने में हमें नाकाम दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ-जहाँ देखें यूरोपियन ममालिक के मफादात थे, वहाँ-वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा ने जानदार किरदार अदा किया और जहाँ-जहाँ मुसलमानों की बारी आई या अमेरिका मुखालिफ क़ुव्वतों की बारी आई, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में बेबस और मजबूर दिखाई दी, कोई अहम किरदार अदा ना कर सकी। कश्मीर को हम देख लें, वो कश्मीरियों को इस्तिसवाब राय दिलाने में आज तक नाकाम है, जबकि जहाँ मामलात आते हैं अमेरिका के मफादात के, यूरोपियन कंट्रीज़ के मफादात के, वहाँ चंद महीनों में, चंद दिनों में फ़ैसले हो जाते हैं, करारदादें हो जाती हैं, अमन अफ़वाज पहुँच जाती हैं, लेकिन जहाँ इन लोगों के मफादात नहीं होते, वहाँ ना तो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज पहुँच पाती है, ना अक़वाम मुत्तहिदा के अहकामात पर अमल दरामद हो पाता है। वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी तबाह, हर चीज़ तबाह दिखाई देती है और अक़वाम मुत्तहिदा बेबस दिखाई देती है। इस तनाज़ुर में अगर हम ये कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है, तो ये कहना गलत ना होगा, बल्कि ये दुरुस्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने किरदार के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो चंद ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात का दायरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अक़वाम का, जिसमें 152 से ज़्यादा ममालिक हैं, उनकी नुमाइंदा जमात है। उन सब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ उसकी ज़िम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, इंसानियत को जंगो जदल से बचाना ही अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी मकसद है। उसे अपने इस मकसद की तरफ रहना चाहिए। लोग चंद ममालिक के, अमेरिका समेत चंद ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। जब तक अपना और अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखिए।